अगर वे सभी स्टार एक साथ नीचे आ जाते तो वह सिर्फ गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ विरोध नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि युग से निपटने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकत दिखानी होगी। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही यश की आंखें झपकीं, आसमान में फैले बड़े बड़े तारे पहले ही वॉइड रियल्म को तोड़कर हमला कर चुके थे। एक डरावनी और ताकतवर आभा उस इलाके में फैल गई, जिससे यश के आसपास का वॉइड रियल्म दबाव झेल नहीं पाया, गिरते हुए शीशे की तरह टूट गया और एक वैक्यूम बन गया। हवा की रुकावट के बिना उन बड़े बड़े तारों की स्पीड और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि उनके आकार साफ नहीं दिख रहे थे। सिर्फ एक बड़ी धुंधली रोशनी और परछाई बाढ़ की तरह यश की ओर बढ़ी। इस स्पीड से यश को टकराने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। इन बड़े बड़े तारों की ताकत से अगर वे एक ही समय में एक इंसान को मारते तो मार्शल सेक्ट्रेन के 9वें लेवल का साधना विशेषज्ञ भी शायद इसे झेल न पाता। अगर वे मरते भी नहीं तो भी वे तुरंत बुरी तरह घायल हो जाते। गड़गड़ाहट। इतने डरावने हमले का सामना करते हुए यश को कोई डर नहीं दिखा। वह शांत रहा, धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से अपनी 5 उंगलियां भींच लीं। इसी समय आसमान के ऊपर से अचानक एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। सबने अचानक ऊपर देखा और देखा कि पहले खाली आसमान के ऊपर कहीं से काले बादलों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया। फिर अनगिनत आंखों के सामने अचानक बिजली का एक बड़ा बोल्ट गिरा, जो आखिर में यश के हाथ में आ गिरा। बिजली बिखर गई, जिससे एक बहुत ही शानदार राजदंड दिखाई दिया। यह ठीक मीडियम ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट था, थंडर सेंट राजदंड। खत्म कर दो। जैसे ही यश ने थंडर सेंट राजदंड पकड़ा, उसे घुमाया और तुरंत थंडर सेंट राजदंड के अंदर से बहुत तेज बिजली चमकने लगी, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी तक फैल गई। तुरंत वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विशाल तारे नाजुक टोफू की तरह टुकड़ों में बिखर गए, पूरी तरह से बह गए। भस्म करने वाली दिव्य मुट्ठी। उन विशाल तारों को खत्म करने के बाद यश ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसकी मुट्ठी पर भक्षण करने वाली काली रोशनी का एक गोला जमा हुआ और फिर उसने मुक्का मारा। भक्षण करने वाली काली रोशनी अजीब पैटर्न से घिरे एक काले गोले में बदल गई, जो एक काली रोशनी के निशान के साथ बाहर निकला और युग पर जोर से गिरा। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ काला गोला युग के पैरों पर फट गया, जिससे एक बड़ा काला छेद बन गया जो मुंह जैसा था और आसमान को निगल सकता था। उसके अंदर से भयानक भक्षण करने वाली शक्ति निकली, जिसने युग के शरीर को घेर लिया, उसे अंदर खींचने की कोशिश की। यह क्या बकवास है? युग के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी आंखें तारों की रोशनी से चमक उठीं, जो लगातार ब्लैक होल से निकलने वाली भक्षण करने वाली शक्ति का विरोध कर रही थीं। युग की ताकत बहुत ज्यादा थी। ब्लैक होल से निकलने वाली भक्षण करने वाली शक्ति उसे पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, बस उसे थोड़ा सा रोक पा रही थी। टेलीपोर्ट। बेशक यश का मेन मकसद युग को मारने के लिए डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करना नहीं था, बल्कि बस उसे रोकना था। अब जब उसका मकसद पूरा हो गया था तो उसने तुरंत अपनी स्पेस मिस्ट्रीज एक्टिवेट की, टेलीपोर्टेशन किया और अचानक युग के सामने आ गया। बूम। अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर को फिर से उठाते हुए यश ने ठंडी आंखों से युग को देखा और फिर बेरहमी से उसके हाथ में थंडर सेंट सेप्टर, जिसमें बहुत तेज बिजली थी, उस पर जोर से वार किया। अच्छा नहीं। यह देखकर युग के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए और पहले इस्तेमाल किया गया स्टारी स्काई कर्टेन एक बार फिर खुल गया, जिससे उसके सामने एक हल्का पर्दा बन गया। हालांकि इस बार स्टारी स्काई कर्टेन यश के जोरदार हमले को रोक नहीं पाया। टक्कर के पल में स्टारी स्काई कर्टेन जोर से मुड़ गया और दुख भरी चरमराहट की आवाजों के साथ
उस पर अनगिनत चौंकाने वाली दरारें फैल गईं। धमाका। जब दरारों ने तारों वाले आसमान के पर्दे को ढक दिया तो वह आखिरकार जोर से टूट गया और तारों वाले आसमान के पर्दे के पीछे मौजूद युग पर एक बहुत ज्यादा जोर का हमला हुआ और वह बिखरकर उड़ गया। हे भगवान! युग सच में पीछे हट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि युग इस बच्चे का दुश्मन न हो? यह कैसे हो सकता है? देखने वालों के मुंह से हैरानी भरी आवाजें निकलीं। फायर लायन सेक्ट और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों ने भी यह सीन देखकर यकीन नहीं किया और हैरानी जताई। उन्हें शुरू में लगा कि यश की युग से लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि यश को अपनी जगह नहीं पता थी और वह खुद को ज्यादा समझ रहा था और युग आसानी से यश को दबाकर मार सकता था, बस हाथ हिलाकर। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युग का हाथ हिलाकर यश को दबाने का जो सीन बताया गया था वह नहीं होगा। इसके बजाय युग को यश ने खुद ही उड़ा दिया। धत तेरे की। कई 100 मीटर पीछे उड़ने के बाद युग ने जोर से अपने शरीर को स्थिर किया, फिर अपने शरीर में उथल पुथल वाली क्यूई और खून को दबाने के लिए अपनी क्यूई को घुमाया। हालांकि पिछली बातचीत में उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसका चेहरा इतना उदास था कि उससे लगभग पानी टपक रहा था। यह सोचना कि वह एक इज्जतदार मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल विशेषज्ञ 3 क्वासी किंग्स से नीचे का टॉप टियर मास्टर न सिर्फ एक ऐसे बच्चे से आसानी से निपटने में फेल हो गया जो सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर था, बल्कि उसे अपोनेंट ने उड़ा भी दिया। यह तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह बच्चा जो मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर था उसे पहले हर तरह से नीचा दिखाया जाता था, लेकिन अब वह खुद ही बाद वाले से दूर हो गया था। यह बस एक जोरदार थप्पड़ था जो उसके चेहरे पर जोर से लगा। युग के फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल कल्टीवेशन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। युग को उड़ाने के बाद यश ने उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह वॉइड रियम में रुक गया, उसे ठंडे चेहरे से देखते हुए, और बेपरवाही से कहा, युग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अब अपने लोगों को लेकर यहां से निकल जाओ। अब दूसरों के मामलों में दखल मत दो। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, नहीं तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? यह सुनते ही युग के चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ गया और वह दहाड़ा, बच्चा, ज्यादा घमंड मत करो। अभी अभी मुझे तुम्हारे हाथों बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है क्योंकि मैं लापरवाह था। इसके बाद मैं तुम्हें एक मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल विशेषज्ञ का असली डर दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि अभी अभी तुम्हारे कहे और किए गए कामों का कितना पछतावा होता है। स्टारलाइट लॉकिंग हेवन हैंड। जैसे ही दहाड़ गिरी, युग ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखें वॉइड रियल्म पर टिक गईं। फिर उसकी आंखों से अचानक 2 बहुत मोटी स्टारलाइट किरणें निकलीं, जैसे बड़े ड्रैगन हों। अनगिनत आंखों के सामने दोनों स्टारलाइट किरणें वॉइड रियल्म से मिलीं, एक हो गईं और 1000 झान बड़ी स्टारलाइट पाम में बदल गईं। बड़ी स्टारलाइट पाम से भयानक एनर्जी के उतार चढ़ाव फैल रहे थे। आसमान और धरती हल्के से कांपने लगे, मानो यह पाम अगर नीचे गिरे तो इस आसमान और धरती को पूरी तरह से मिटा देगा। इसकी ताकत बहुत डरावनी थी। मार डालो। धमाका। युग के मुंह से अचानक एक और जानलेवा दहाड़ निकली और फिर बड़ी स्टारलाइट पाम, जिसमें बहुत ताकत थी, अचानक हवा से नीचे दब गई। बड़ी पाम पूरी तरह से नीचे उतरने से पहले ही उससे निकली जबरदस्त क्यूई ने यश के आसपास के वॉइड रियल्म को गिरा दिया और नीचे की जमीन एक बड़े पाम के आकार के गड्ढे में फट गई। यह तुमने खुद किया है। थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन। युग का हमला बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावना था।
यश ने भी जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने शरीर में मौजूद बहुत सारी क्यूई को उसकी लिमिट तक पहुंचाया और उसे थंडर सेंट सेप्टर में डाल दिया। फिर सेप्टर के ऊपर लगे 5 रंगों वाले जेमस्टोन से अचानक एक लहर जैसी गरजती हुई रोशनी निकली। पानी जैसी गरजती हुई रोशनी निकलने के बाद वे यश के शरीर पर जम गईं और अजीब पैटर्न बनाने लगीं। उन अजीब पैटर्न के उलझाव में यश एक बहुत ही रहस्यमय हालत में पहुंच गया। बूम! जिस पल यश ने थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ा, विशाल स्टारलाइट पाम तेजी से नीचे आया, यश के शरीर पर जोर से मारा और एक जबरदस्त बेमिसाल शक्ति बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़ी। एक पल में यश के शरीर के चारों ओर कई 100 मीटर के अंदर की जगह मुड़ गई। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। यश के शरीर पर थंडर वाटर लाइट के पैटर्न जोर से टिमटिमा रहे थे, जो स्टारलाइट पाम से निकली भयानक शक्ति का लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि इसने भयानक शक्ति को रोक दिया, लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैर वॉइड रियल्म में मजबूती से जमे हुए थे, जिससे कई 100 झांग लंबा एक साफ क्यूई निशान बन गया। इतनी भयानक शक्ति थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन भी लगभग इसका सामना नहीं कर सका। जैसे ही वह पीछे हटा, यश की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी सीमा तक पहुंच गया है, जैसे कि वह इस विशाल स्टारलाइट पाम से चकनाचूर होने वाला है। तुरंत यश मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। युग की ताकत सच में जबरदस्त थी। थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे किशन जैसे 3 यंग जायंट्स भी मिलकर हमला करके नहीं हिला पाए थे, युग ने लगभग उड़ा दिया था। इससे पता चलता है कि वह कितना ताकतवर था। सच में 3 क्वासी किंग दायरे के टॉप विशेषज्ञों में से एक होने के लायक था। हालांकि थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक टूटा नहीं था, लेकिन यह अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। सुरक्षित रहने के लिए यश ने अपनी डिफेंसिव पावर बढ़ाने के लिए क्रिएशन डिवाइन बॉडी और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन के 25वें लेवल को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने अपने बड़े हाथ से थंडर सेंट सेप्टर को कसकर पकड़ लिया और उसमें बहुत सारी प्राइमल क्यूई डाल दी। उसके सिरे पर लगे मल्टीकलर्ड जेम से अचानक एक जबरदस्त सुनहरी चमक निकली और जैसे जैसे समय बीतता गया, जबरदस्त सुनहरी चमक और तेज होती गई, जिसमें डरावने उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल रहे थे। साफ था कि यश ताकत जमा कर रहा था, किसी भी पल पलटवार करने के लिए तैयार था। मेरे स्टारलाइट लॉक हेवन हैंड से लगने पर मार्शल सेक्ट रेन 9th लेवल पीक भी मर जाएगा। यश को अपने अल्टीमेट मूव से सीधे चोट खाते देख युग के चेहरे पर तुरंत एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। ब्रेक! बूम! लेकिन इससे पहले कि वह कॉन्फिडेंट मुस्कान युग के चेहरे पर पूरी तरह फैल पाती, आसमान में अचानक एक जोरदार गरजने वाली गर्जना हुई और फिर एक बहुत ही जबरदस्त सुनहरी रोशनी अचानक फूट पड़ी, जो तुरंत उस बड़े स्टारलाइट हैंड को भेद कर सीधे उसे चीर कर रख दिया। वूश! टूटे हुए स्टारलाइट हैंड से एक आकृति निकली और वह यश था। यह कैसे हो सकता है? यह सीन देखकर युग के चेहरे पर गहरे सदमे का एक छिपा न जा सकने वाला भाव आ गया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से नहीं हुई कि यश ने अपना अल्टीमेट मूव तोड़ दिया था, बल्कि इस बात से हुई कि उसके अल्टीमेट मूव से चोट लगने के बाद यश बस थोड़ा पीला पड़ गया था और उसे कोई चोट नहीं आई थी। यह कुछ ऐसा था जो मार्शल सेक्ट रेन 9th लेवल पीक रेन विशेषज्ञ भी नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यश क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ भी था? यह कैसे हो सकता है? 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट, गोल्डन थंडर प्रोफाउंड ट्रूथ, गोल्डन थंडर ब्रेकिंग द फर्मामेंट। युग के शौक को नजरअंदाज करते हुए बड़े स्टारलाइट हैंड को तोड़ने के बाद यश की ठंडी आंखें अचानक बाद वाले पर टिक गईं।
फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और उसे सीधे हवा में नीचे गिरा दिया। बूम! थंडर सेंट सेप्टर से अचानक एक धीमी, तेज गर्जना हुई और फिर उसके सिरे पर लगे कई रंगों वाले रत्न से अचानक एक बड़ी सुनहरी बिजली चमकी, जो आपस में जुड़कर एक सुनहरी बिजली बन गई, जिसमें जबरदस्त ताकत थी और वह हवा में युग की ओर तेजी से बढ़ी। सुनहरी बिजली बहुत तेज थी। हर कोई सिर्फ रोशनी की एक धुंधली सुनहरी लकीर देख सकता था, जो हैरान करने वाली तेजी से वॉइड रियल्म को चीरती हुई लगातार युग के पास आ रही थी। यश के पास 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट से मिला 5 एलिमेंट्स थंडर सोर्स था। यह चीज 5 एलिमेंट्स ऑफ थंडर के गहरे सच को समझने में बहुत मददगार थी। 5 एलिमेंट्स थंडर सोर्स से यश पहले ही 5 एलिमेंट्स ऑफ थंडर के 3 गहरे सच समझ चुका था। पहला था थंडर फायर गहरा सच, दूसरा था थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा था गोल्डन थंडर गहरा सच, जिसका वह अभी इस्तेमाल कर रहा था। गोल्डन थंडर प्रोफाउंड ट्रूथ। थंडर फायर प्रोफाउंड ट्रूथ की तरह थंडर के 5 एलिमेंट्स का एक मुख्य आक्रामक प्रोफाउंड ट्रूथ था। हालांकि वे दोनों थंडर के 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रूथ के आक्रामक टाइप थे, फिर भी उनमें अंतर थे। थंडर फायर प्रोफाउंड ट्रूथ का हमला बहुत ज्यादा हिंसक था, जबकि गोल्डन थंडर प्रोफाउंड ट्रूथ का हमला बहुत तेज था। ऐसा लगता था कि वह हर चीज को भेद सकता है। अच्छा नहीं। हवा में सुनहरी बिजली को गिरते देखकर युग के चेहरे पर तुरंत डर का भाव आ गया। फिर बिना देर किए उसकी आंखों में तारों की रोशनी चमक उठी। स्टार प्रोटेक्शन। युग के मुंह से अचानक एक तेज दहाड़ निकली और फिर उसकी आंखों से निकलती तारों की रोशनी अचानक उसके चारों ओर जमा हो गई, जिससे रोशनी का एक बड़ा गोला बन गया जिसने उसके शरीर को अंदर से बचा लिया, जैसे वह किसी तारे के अंदर छिपा हो। बूम! जैसे ही बड़ा तारा सिकुड़ा, सुनहरी बिजली जोर से गरजते हुए नीचे गिरी और बड़े तारे पर जोर से लगी। तुरंत ही शानदार प्राइमल क्यूई रेडियंस और एक जबरदस्त धमाका हुआ। बस बस बस! बड़ा तारा जोर से वाइब्रेट हुआ। उसके अंदर छिपे युग ने यह जोरदार वाइब्रेशन महसूस किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह सोचकर कि वह थ्री क्वासीकिंग रेन से नीचे एक इज्जतदार टॉप विशेषज्ञ सिर्फ मार झेलने की ऐसी पैसिव हालत में मजबूर होगा, इससे उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और वह बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया। हालांकि अपने गुस्से के बावजूद युग ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। बड़े तारे के डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपनी प्राइमल क्यूई को तेजी से घुमाया और सुनहरी बिजली के बोल्ट के उन्मत्त और हिंसक हमले का सामना किया। क्रैक क्रैक क्रैक! हालांकि युग की कोशिशें कुछ बेकार लग रही थीं। चाहे उसने अपनी असली क्यूई को कितनी भी कोशिश की हो, वह उस बड़े तारे को शांत नहीं कर सका। इसके बजाय वह और ज्यादा जोर से कांपने लगा और जब कांपना अपनी लिमिट पर पहुंच गया तो चटकने की तेज आवाजें आने लगीं। फिर बड़े तारे पर चौंकाने वाली दरारें फैलने लगीं। अच्छा नहीं। बड़े भाई युग खतरे में हैं। धत तेरे की, ऐसा कैसे हो सकता है? युग की ताकत के होते हुए वह बच्चा उसे ऐसी हालत में कैसे पहुंचा सकता है? यह सीन देखने के बाद फायर लायन सेक्ट और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। वे जानते थे कि अगर वह बड़ा तारा खत्म हो गया तो उसके अंदर छिपे युग को जरूर गंभीर चोटें लगेंगी। वे युग की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि उस सुनहरी बिजली की ताकत बहुत डरावनी थी। अपनी ताकत और दायरे के साथ वे शायद पास पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते, तो वे अपनी मर्जी से पास आने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? यह ब्लॉक हो गया है। खुशकिस्मती से वह ठीक है। जैसे ही सब लोग बेचैन थे, तारे पर भयानक दरारें फैलना बंद हो गईं।
एनर्जी खत्म होने की वजह से डरावनी सुनहरी बिजली गायब हो गई थी। तुरंत सबने राहत की सांस ली, उनके चेहरों पर राहत दिख रही थी। फिर उन्होंने उम्मीद से उस बड़े तारे को देखा। चूंकि इसने यश के भयानक हमले को रोक दिया था, तो अगला हमला युग का जोरदार जवाबी हमला होना चाहिए। ब्लॉक हो गया। बस यही उम्मीद थी। आसपास की आवाजें सुनकर यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और फिर उसने एक बार फिर अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया। 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट, थंडर फायर, गहरा सच, क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर। यश के मुंह से अचानक एक ठंडी और बेरहम दहाड़ निकली और फिर उसके हाथ में थंडर सेंट सेप्टर की नोक पर लगे जेम से अचानक एक बड़ी क्रिम्सन थंडर लाइट निकली, जैसे कोई धार हो, या क्रिम्सन फायर ड्रैगन जिसमें एक हिंसक और भयंकर ताकत थी, वह हवा में नीचे गिरा, सीधे बड़े तारे से टकराया। धमाका, फफट। भयानक दरारों से ढका हुआ बड़ा तारा पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। यह क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर ऊंट की पीठ तोड़ने वाले आखिरी तिनके जैसा था। जब यह टकराया तो बिना किसी सस्पेंस के बड़ा तारा सीधे दहाड़ के साथ फट गया। जैसे ही बड़ा तारा फटा, खून उगलता हुआ एक आदमी बहुत ही अस्तव्यस्त तरीके से बाहर निकला। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि युग था। बूम! बड़े तारे को तोड़ने के बाद यश का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी भर आई और स्पेस मिस्ट्रीज सामने आ गई। एक झटके के साथ वह तुरंत युग की जगह के ऊपर आ गया और फिर जोर से युग की छाती पर पैर रखा। क्रैक, बैंग! युग के मुंह से हड्डी कंपा देने वाली चटकने की आवाज आई। तुरंत उसने एक और कौर खून थूका और फिर यश के पैर रखने से उसका शरीर ऊंचे आसमान से सीधे नीचे गिर गया, जैसे कोई उल्कापिंड गिर रहा हो जिसे यश ने जमीन पर पटक दिया हो। हिस! युग सच में हार गया और उसे पैरों तले रौंदा भी जा रहा है। यह सीन देखकर आसपास की भीड़ की सांसें थमसी गईं। यश और युग के बीच लड़ाई में लगभग किसी ने भी यश का साथ नहीं दिया, क्योंकि यश ने पहले जो ताकत दिखाई थी वह बहुत मजबूत थी, फिर भी युग के मुकाबले कुछ कमी थी। जो 3 क्वासीकिंग रेन से नीचे का टॉप विशेषज्ञ था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नतीजा यह होगा कि यश युग को हरा देगा और उसे बुरी तरह पैरों तले रौंद देगा। मार्शल एंसेस्टर रेल 9वां लेवल, बस इतना ही। यश ने अपने पैरों के नीचे युग को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और ठंडेपन से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही भाग जाने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं भागा। तुम्हें इज्जत मिली थी, लेकिन तुम नहीं चाहते थे। बस इतनी सी ताकत के साथ तुमने दूसरों का साथ देने की हिम्मत की। तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। धत तेरे कमीने, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पक्का तेरे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। अपने से कम क्षेत्र वाले किसी से हारकर और दुश्मन के पैरों तले कुचले जाने पर भी इस बहुत बड़ी बेइज्जती ने घमंडी युग को इसे मानने से पूरी तरह रोक दिया और वह कुछ गुस्से में दहाड़ा। युग का रूप देखकर भीड़ को न सिर्फ कोई हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि लगा कि यह उसने खुद किया है। इससे पहले यश ने पहले ही पीछे हटने का फैसला कर लिया था। मैक्स और दूसरे फायर लायन सेक्ट विशेषज्ञों को बचा लिया था और नियमों के हिसाब से सिर्फ तीर्थयात्रा टोकन ले लिया था। लेकिन युग ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए अपना फायदा उठाया और यश को धमकाने लगा। अचानक धमकाने में कामयाब होने के बजाय वह खुद दबा दिया गया और बेइज्जत किया गया। यह पूरी तरह से खुद का किया हुआ था। शोर! युग की दहाड़ सुनकर यश की आंखें तुरंत बदल गईं और फिर उसने बेरहमी से थप्पड़ मारा। उसे युग को चक्कर आने लगा, उसे तारे दिखने लगे, उसके होंठ वार से फट गए और खून बहने लगा।
तुम घिनौने कमीने, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? युग, जिसका चेहरा एक तरफ सूजा हुआ था, इतना गुस्से में था कि वह लगभग फटने वाला था। अगर गुस्सा जान ले सकता तो उसने शायद अब तक यश को जलाकर राख कर दिया होता, लेकिन बदकिस्मती से गुस्सा जान नहीं ले सका। धत तेरे की! जैसे ही युग दहाड़ा, यश ने उसे फिर जोर से थप्पड़ मारा। तुरंत युग का पहले सुंदर चेहरा सुअर के सिर जैसा सूज गया, जो काफी अजीब लग रहा था। तुम! फिर थप्पड़ खाने पर युग की आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा उबल पड़ा। यश ने युग को ठंडी नजर से देखा और बेपरवाही से कहा, अच्छा होगा कि तुम अपनी बात मानकर अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तीर्थयात्रा माउंटेन पर कोई नियम नहीं है, इसलिए तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शांत आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिससे युग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे थोड़ा डर महसूस हुआ। फिर उसके दिल का गुस्सा ठंडे पानी से भीग गया, अचानक बुझ गया, और उसने एक और बकवास शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। केशव, फॉलिंग स्टार पैवेलियन और फायर लायन सेक्ट से सारे तीर्थयात्रा टोकन ले लो। युग को चुप देखकर यश ने उसकी और परवाह नहीं की। वह केशव और बाकी तीनों की ओर मुड़ा और बोला, समझ गया। यह सुनकर केशव और बाकी तीनों ने एक साथ सिर हिलाया, फिर फायर लायन सेक्ट और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों की ओर बढ़े। मैक्स और फायर लायन सेक्ट के दूसरे विशेषज्ञों ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात मानते हुए अपने तीर्थयात्रा टोकन सौंप दिए। वे कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि युग, जिसे वे अपना सपोर्टर और बचाने वाला मानते थे, वह भी यश का मुकाबला नहीं कर सकता था। वे कैसे मना कर सकते थे? हालांकि फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों थोड़ा हिचकिचाए। आखिर उन तीर्थयात्रा टोकन में वह तीर्थयात्रा क्यूई थी जो उन्होंने इतने दिनों में मेहनत से जमा की थी। यह देखकर यश का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा, क्या तुम वह तीर्थयात्रा क्यूई चाहते हो या तुम चाहते हो कि युग को कोई नुकसान न हो? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, युग के शरीर पर यश के पैर ने हल्का दबाव डाला। तुरंत युग दर्द से कराह उठा और फिर उसके शरीर के अंदर से एक भारी चरमराने की आवाज आई, जैसे यश के पैर से उसका पूरा शरीर चूर चूर होने वाला हो। रुको, हम उन्हें तुम्हें दे देंगे। यह सीन देखकर उन फॉलिंग स्टार पैवेलियन विशेषज्ञों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। युग न केवल फायर लायन सेक्ट का सपोर्टर और रक्षक था, बल्कि उनके ग्रुप का रक्षक भी था। अगर वे युग को खो देते तो फॉलिंग स्टार पैवेलियन विशेषज्ञों के उनके ग्रुप की किस्मत शायद ज्यादा अच्छी नहीं होती। कुछ सोच विचार के बाद फॉलिंग स्टार विशेषज्ञों के इस ग्रुप ने आखिरकार हार मान ली और दांत पीसते हुए अपने तीर्थयात्रा टोकन सौंप दिए। फायर लायन सेक्ट और फॉलिंग स्टार पैवेलियन दोनों ही तीर्थयात्रा माउंटेन में काफी ताकतवर थे, इसलिए उनके पास जो तीर्थयात्रा टोकन थे वे काफी अच्छी रैंक के थे। उनमें से ज्यादातर सिल्वर रैंक के तीर्थयात्रा टोकन थे, जिनमें से कुछ ही सिल्वर रैंक के नहीं थे, लेकिन फिर भी क्वासी सिल्वर रैंक तक पहुंच रहे थे। केशव और बाकी तीनों को सारे तीर्थयात्रा टोकन मिल गए, उनके मुंह खिले हुए थे। इतनी सारी तीर्थयात्रा टोकन और हर एक बहुत ऊंची रैंक का, जिसमें बहुत सारी तीर्थयात्रा क्यूई थी। अगर वे उन्हें सोख लेते तो वे क्वासी गोल्ड रैंक तक पहुंच सकते थे, भले ही पूरी गोल्ड रैंक तक न पहुंच पाते। केशव और बाकी तीनों को सारे तीर्थयात्रा टोकन लेते देखकर यश ने अपने पैर के नीचे युग को देखा और बेपरवाही से कहा, युग, अब बस तुम ही बचे हो। जल्दी से अपना तीर्थयात्रा टोकन दे दो। तुम ज्यादा दूर मत जाओ। यह देखकर कि यश ने अपना तीर्थयात्रा टोकन छोड़ने का भी प्लान नहीं बनाया था, युग का भाव अचानक बदल गया और उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में गुर्राया,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? यश की आंखों से अचानक एक तेज, ठंडी चमक निकली जो सीधे युग पर पड़ी। जब युग को यश की ठंडी नजरों ने घूरा, तो उसे अचानक एक डरावना एहसास हुआ, जैसे किसी ब्लेड से चीर दिया गया हो। उसका दिमाग बेकाबू होकर कांपने लगा, उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया, और डर का एक हल्का सा एहसास धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियों में घुस गया। वह एक पल के लिए दांत पीसते हुए जूझता रहा, लेकिन आखिर में युग ने फिर भी बात मानते हुए अपना तीर्थयात्रा टोकन उसे दे दिया। क्योंकि उनकी पिछली बातचीत से वह पहले ही साफ समझ गया था कि उसके सामने यह नाजुक और मासूम सा दिखने वाला नौजवान अंदर से बहुत बेरहम था। अगर वह जिद करके विरोध करता रहा, तो उसे डर था कि वह न सिर्फ अपना तीर्थयात्रा टोकन खो देगा, बल्कि अपनी जान भी खो देगा। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक क्वासी गोल्ड रैंक का तीर्थयात्रा टोकन होगा। यश के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने युग का दिया हुआ तीर्थयात्रा टोकन देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास जो तीर्थयात्रा टोकन था, वह हैरानी की बात है कि उसी क्वासी गोल्ड रैंक का था, जिसमें से बहुत ज्यादा चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर अनगिनत सुनहरी लाइनें उभर रही थीं। धन्यवाद। यश ने बिना किसी औपचारिकता के युग का क्वासी गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन रख दिया। यश को अपना तीर्थयात्रा टोकन लेते देख युग का दिल रो पड़ा और उसे पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता कि यश में इतनी भयानक ताकत है, तो वह फायर लायन सेक्ट के लोगों के लिए उसे कभी नहीं उकसाता, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों न हो। अब न सिर्फ उसकी इज्जत खराब हो गई थी, बल्कि उसने वह क्वासी गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन भी खो दिया था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से जमा किया था। बदकिस्मती से इस दुनिया में पछतावे की गोली जैसी कोई चीज नहीं है। क्या हम अब जा सकते हैं? तीर्थयात्रा टोकन देने के बाद युग ने दांत पीसते हुए कहा। भागो। यश ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जिससे युग जमीन से उठ सके। फिर थोड़ी तेज नजर से उसने युग के बिखरे हुए शरीर को देखा और कहा, याद रखना, आगे से मुझे दोबारा मत उकसाना, नहीं तो मैं जो मांगूंगा वह सिर्फ एक तीर्थयात्रा टोकन से कहीं ज्यादा होगा। हम युग ने मन ही मन ठंडी सांस ली और जहरीली आवाज में गुर्राया, धत तेरे की, बस इंतजार कर। आज मुझे जो बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। देरसवेर मैं तुम्हें इसका बदला 10 गुना 100 गुना दूंगा। बेशक युग ने ये बातें मन ही मन कहीं। अब यश के सामने घमंड करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जैसे ही उसके शब्द निकले, युग फॉलिंग स्टार पैवेलियन और फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों को उदास देखकर ले गया। युग और बाकी लोगों के नजरों से ओझल होने के बाद सभी देखने वालों की नजरें हैरानी से यश की ओर मुड़ गईं। 3 क्वासी किंग्स से नीचे के टॉप विशेषज्ञ युग को आसानी से दबाना इस बात का इशारा था कि यश की ताकत शायद 3 क्वासी किंग्स के लेवल तक भी पहुंच गई होगी। भले ही वह तुलना न कर सके, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं होगा। ऐसे ताकतवर इंसान की कौन इज्जत नहीं करेगा? उसे देखकर कौन हैरान नहीं होगा? डर और सदमे के अलावा सभी को यह कुछ हद तक अविश्वसनीय भी लगा। सब जानते थे कि नानवो रीजन बहुत पिछड़ा और गरीब इलाका है। फिर भी ऐसी जगह से एक युवा पावर हाउस निकला जो 3 यंग जायंट्स को टक्कर देने के काबिल था। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई सम्राट अचानक किसी झुग्गी में आ गया हो। बेशक अगर शौक की बात करें तो सबसे ज्यादा शौक किसी और को नहीं, बल्कि किशन, लीना और नवदीप को लगा, जो खुद 3 यंग जायंट्स थे। किशन, लीना और नवदीप 3 यंग जायंट्स एक बार सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में यश से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। उस समय यश हालांकि बहुत ताकतवर था, लेकिन उन तीनों को मुश्किल से ही हरा पाया था।
हालांकि यश अभी जो ताकत दिखा रहा था उसे देखते हुए अगर 3 यंग जायंट्स फिर से टीम बनाते भी तो वे शायद उससे आसानी से हार जाते। उनकी ताकत सिर्फ 1 महीने में इतनी ज्यादा बदल गई थी, किशन और बाकी दो कैसे हैरान नहीं होते। ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के मार्शल आर्टिस्ट अपनी अच्छी शुरुआत और ज्यादा ताकत का भरोसा करके हमेशा हम सदर्न और नॉर्दर्न रीजन के मार्शल आर्टिस्ट को नीची नजर से देखते आए हैं। अब इनविंसिबल सेबर सेक्ट ने ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के एक टैलेंटेड युग को एक कड़ा सबक सिखाया है, जिसे हम अपना गुस्सा निकालने और हम सदर्न और नॉर्दर्न रीजन के मार्शल आर्टिस्ट के लिए क्रेडिट पाने के तौर पर देख सकते हैं। इसे देखते हुए क्यों न हम अपने और इनविंसिबल सेबर सेक्ट के बीच की शिकायतों को खत्म कर दें। किशन ने गले में अटका हुआ दर्द दबाया और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, यह बात समझ में आती है। यह देखते हुए कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट ने हम सदर्न और नॉर्दर्न रीजन के मार्शल आर्टिस्ट को अपना गुस्सा निकालने में मदद की, हम पिछली शिकायतों पर ध्यान नहीं देंगे। उन्हें धुएं की तरह गायब होने दें। यह सुनकर लीना और नवदीप एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके, फिर जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यश की ताकत पहले ही उनसे कहीं ज्यादा हो चुकी थी। यश को दोबारा परेशान करना तो बस मौत को बुलाना होगा। वे बेवकूफ नहीं थे, वे मौत को बुलाने जैसी बेवकूफी भरी बात क्यों करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने लिए एक बहाना और रास्ता ढूंढ लिया, यश के साथ अपनी शिकायतें सुलझा लीं। यश सुप्रीम, ये रहे तुम्हारे तीर्थयात्रा टोकन। फॉलिंग स्टार पैवेलियन और फायर लायन सेक्ट के विशेषज्ञों के जाने के बाद केशव और बाकी चारों ने यश को अपने सारे तीर्थयात्रा टोकन दे दिए। तुम चारों ये तीर्थयात्रा टोकन आपस में बांट सकते हो। केशव और बाकी चार के हाथों में तीर्थयात्रा टोकन की संख्या तीर्थयात्रा माउंटेन पर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को लुभाने के लिए काफी थी, लेकिन यश ने बस उन्हें बेपरवाही से देखा, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। यश सुप्रीम, ये तीर्थयात्रा टोकन तुम्हारे युद्ध के लूट के माल हैं, हम इन्हें नहीं ले सकते। हालांकि केशव और बाकी चार इन तीर्थयात्रा टोकन से बहुत लुभाए गए थे, लेकिन उनका इन्हें लेने का कोई इरादा नहीं था। यश द्वारा कई बार बचाए जाने के बाद भी वे कभी भी उसका एहसान नहीं चुका पाए थे। अब वे यश के युद्ध के लूट के माल को कैसे ले सकते थे? हाँ, हम सब दोस्त हैं, मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? यश मुस्कुराया, तीर्थयात्रा टोकन कोई खजाना नहीं है, ज्यादा होने का मतलब जरूरी नहीं कि बेहतर हो। जब तक यह चीज गोल्ड टियर में अपग्रेड हो जाती है, यह काफी है। मेरा तीर्थयात्रा टोकन पहले ही क्वासी गोल्ड टियर तक पहुंच चुका है और युग के क्वासी गोल्ड टियर तीर्थयात्रा टोकन को एब्जॉर्ब करने के बाद यह गोल्ड टियर तीर्थयात्रा टोकन तक आगे बढ़ पाएगा। तो मेरे लिए ये तीर्थयात्रा टोकन बस स्क्रैप मेटल का ढेर हैं, पूरी तरह से बेकार। चूंकि तुम्हें इनकी जरूरत है तो बस इन्हें ले लो और बांट लो। मेरे साथ औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। धन्यवाद यश सुप्रीम। यश की यह बात सुनकर केशव और बाकी चारों ने कोई दिखावा नहीं किया और खुशी खुशी तीर्थयात्रा टोकन ले लिए। मुझे तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि युग इनविंसिबल सेबर सेक्ट से आसानी से हार जाएगा। इनविंसिबल सेबर सेक्ट सच में हमारे दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में सबसे ताकतवर होने की अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरता है। हाँ बिल्कुल। तभी किशन और बाकी 3 यंग जायंट्स मुस्कुराहट से भरे चेहरों पर आए, जैसे यश के साथ उनकी कभी कोई अनबन नहीं हुई हो और वे बहुत अच्छे दोस्त हों। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए इंसान पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि किशन और बाकी 2 लोग अपना रुख नीचे करके पास आ गए थे, यश ने पुरानी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ा मुस्कुराया। ये तीनों किशन, लीना और नवदीप लगते हैं।
जो दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मशहूर 3 यंग जायंट्स हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यश सुप्रीम इतना बड़ा हो जाएगा, जहां दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के 3 यंग जायंट्स भी उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। वैसे तीनों यंग जायंट्स ने अभी यश सुप्रीम को इनविंसिबल सेबर सेक्ट क्यों कहा? 3 यंग जायंट्स की शोहरत पूरे दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में फैल गई थी और केशव और बाकी 4 भी उन्हें जानते थे। तीनों को पास आते देखकर उन्होंने तुरंत अपनी पहचान ली और फिर उनके चेहरों पर हैरानी का भाव आ गया। यश की तरफ उनकी निगाहें और भी ज्यादा इज्जत से भर गईं। केशव और बाकी चारों की बातें सुनकर पास में खड़ा एक यंग मार्शल आर्टिस्ट पास आया और हैरानी से पूछा, तुम चारों इनविंसिबल सेबर सेक्ट के अच्छे दोस्त हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट का ऐसा टाइटल क्यों है? हम कुछ समय के लिए यश सुप्रीम से अलग हो गए थे, इसलिए हमें नहीं पता कि बाद में उसका क्या हुआ। लेकिन आपके व्यवहार से लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं? केशव और बाकी चारों ने उत्सुकता से पूछा। केशव और बाकी चारों की ताकत तीर्थ पर्वत पर सबसे नीचे थी। आम हालात में यह मार्शल आर्टिस्ट ऐसे किरदारों की परवाह करने में जरूर बहुत आलसी होगा। लेकिन एक बार जब उन चारों को इनविंसिबल सेबर सेक्ट के दोस्त होने की पहचान मिल गई, तो उस मार्शल आर्टिस्ट ने न केवल उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत की, बल्कि इसके बजाय एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। बेशक कोई समस्या नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट को इतना जबरदस्त टाइटल कैसे मिला। उस मार्शल आर्टिस्ट ने साफ साफ बताया कि कैसे यश, जो असल में एक नेसेंट सोल रियल मार्शल आर्टिस्ट था, ने सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में इनविंसिबल सेबर सेक्ट का टाइटल पाया। यह मार्शल आर्टिस्ट बहुत बातूनी था। उसने घटनाओं को इतने शानदार अंदाज में बताया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। तो ऐसा ही है। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि पूरा नानवू रीजन हिल जाएगा। मुझे हैरानी है कि जेड गेट को कितनी किस्मत मिली होगी कि यश सुप्रीम जैसे किसी को उनके सेक्ट में शामिल किया। एक बार यश सुप्रीम की रेप्यूटेशन फैल जाए तो देखते हैं कि कौन हमारे नानवू रीजन को गरीब और पिछड़ी जगह कहने की हिम्मत करता है, और कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि नानवू रीजन के हमारे मार्शल आर्टिस्ट सब बेकार कचरा हैं। मार्शल आर्टिस्ट की कहानी सुनने के बाद केशव और बाकी 4 लोग तारीफ में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। फिर उनके चेहरों पर उत्साह का भाव आ गया। वे और यश एक ही जगह से आए थे और यश की शानदार कामयाबी उनके साथी देशवासियों को सम्मान दिलाएगी। तो उस नौजवान जिसके पास 3 क्वासी किंग्स जितनी ताकत है, उसका निकनेम इनविंसिबल सेबर सेक्ट रखा गया है। कितना दमदार टाइटल है। लेकिन उस नौजवान की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इस टाइटल को पाने की काबिलियत रखता है। सिर्फ केशव और बाकी 4 ही उस मार्शल आर्टिस्ट की बात नहीं सुन रहे थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो यह हंगामा देख रहे थे, उनके भी कान खड़े हो गए। वे इस नौजवान के ओरिजिन के बारे में बहुत उत्सुक थे, जिसने उनके ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के प्रोडिजी युग को हराया था। कुछ देर सबसे बात करने के बाद यश ने केशव और बाकी 4 लोगों की तरफ मुड़कर कहा, चलो यह जगह छोड़कर अकेले में साधना करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, तीर्थयात्रा क्यूई को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने तीर्थयात्रा टोकन को जल्द से जल्द गोल्ड टियर में अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, केशव और बाकी 4 लोगों ने सिर हिलाया। यश के पीछे पीछे चले और कई लोगों की इज्जत भरी नजरों के बीच उस जगह से निकल गए। यश केशव और बाकी 4 लोगों को अपना बेस बनाने के लिए तीर्थयात्रा माउंटेन पर एक शांत और सुनसान जगह पर ले गया। गुफा के अंदर यश पालथी मारकर बैठा था
उसके दोनों हाथों में एक क्वासी गोल्ड टियर तीर्थयात्रा टोकन था। एक उसका अपना था और दूसरा नेचुरली युग का था। यश के अंदाजे के मुताबिक एक क्वासी गोल्ड टियर तीर्थयात्रा टोकन एब्जॉर्ब करने से उसका अपना तीर्थयात्रा टोकन गोल्ड टियर में अपग्रेड हो जाएगा, जिससे उसे तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर चढ़ने की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। हालांकि सेफ रहने के लिए उसने केशव से 5 टॉप टियर सिल्वर टियर तीर्थयात्रा टोकन और बाकी 4 बैकअप के तौर पर ले लिए। मुझे उम्मीद है कि इसे सक्सेसफुली प्रमोट किया जा सकेगा। यश ने एक गहरी सांस ली, फिर एक सोच के साथ उसने अपने तीर्थयात्रा टोकन को कंट्रोल किया ताकि युग के तीर्थयात्रा टोकन से तीर्थयात्रा क्यूई एब्जॉर्ब करके लूट सके। वूश! तुरंत यश को तीर्थयात्रा क्यूई का एक जबरदस्त उछाल महसूस हुआ, जैसे कोई धार हो जो युग के तीर्थयात्रा टोकन से निकलकर उसके अपने तीर्थयात्रा टोकन की ओर बढ़ रही हो। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। यश का तीर्थयात्रा टोकन उस जबरदस्त तीर्थयात्रा क्यूई के असर से थोड़ा वाइब्रेट हुए बिना नहीं रह सका। उसकी सतह पर सुनहरी लाइनें और ज्यादा हो गईं और आखिरकार पूरे टोकन को ढक लिया। फिर वह तीर्थयात्रा टोकन एक छोटे सुनहरे सूरज में बदल गया, जिससे चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आखिरकार यह गोल्ड टियर तीर्थयात्रा टोकन में अपग्रेड हो गया। एक पल बाद सुनहरी रोशनी कम हो गई और यश का तीर्थयात्रा टोकन एकदम सुनहरे रंग का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने से बना हो और उससे एक बहुत ही शानदार आभा निकल रही थी। यह देखकर यश के होठों पर मुस्कान आ गई। इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी कोशिशें रंग लाईं। गोल्ड टियर तीर्थयात्रा टोकन के साथ अब उसके पास तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर चढ़ने और 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने की योग्यता थी। हालांकि तीर्थयात्रा माउंटेन पीक खुलने में अभी भी कुछ समय था, इसलिए यश को कुछ और दिन इंतजार करना पड़ा। यह सोचकर यश ने अपना तीर्थयात्रा टोकन अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। युग के तीर्थयात्रा टोकन की बात करें तो उसने अपनी सारी तीर्थयात्रा क्यूई खो दी थी और सबसे निचले टियर ब्रॉन्ज टियर पर वापस आ गया था। उसके लिए यह बस बेकार स्क्रैप मेटल का ढेर था। स्विश! तुरंत यश ने लापरवाही से युग का तीर्थयात्रा टोकन फेंक दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही तीर्थयात्रा टोकन उसके हाथ से छूटेगा, वह अपने आप रोशनी की एक लकीर में बदल जाएगा और पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। पता चला कि जब कोई लुटेरा किसी होल्डर के तीर्थयात्रा टोकन से तीर्थयात्रा क्यूई निकालता था, तो होल्डर का तीर्थयात्रा टोकन अपने आप लुटेरे से निकलकर अपने असली मालिक के पास वापस आ जाता था, जिससे वे दूसरों की तीर्थयात्रा क्यूई को फिर से लूटकर अपना तीर्थयात्रा टोकन अपग्रेड कर सकते थे। तीर्थयात्रा माउंटेन पीक खुलने में अभी कुछ दिन बाकी थे। युग की ताकत को देखते हुए अगर वह इन आखिरी कुछ दिनों में तीर्थयात्रा क्यूई को तेजी से लूटता, तो उसके लिए अपने तीर्थयात्रा टोकन को गोल्ड टियर में अपग्रेड करना और तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर चढ़ने की क्वालिफिकेशन हासिल करना अभी भी मुमकिन था। हालांकि यश को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वह युग को एक बार हरा सकता था, तो वह उसे दूसरी बार, तीसरी बार भी हरा सकता था। जिस किसी पर भी उसने कदम रखा होता, वह फिर कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वे सिर्फ उसकी पीठ को देख सकते थे, उसे और आगे जाते हुए देख सकते थे, आखिर में उसकी तरफ देख सकते थे या उसकी पीठ को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। युग में अब उसे खतरा पैदा करने की काबिलियत नहीं थी। यश खड़ा हुआ और केशव और बाकी तीनों को देखने के लिए गुफा से बाहर चला गया। फायर लायन सेक्ट और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के विशेषज्ञों से मिले तीर्थयात्रा टोकन से केशव और बाकी तीनों के तीर्थयात्रा टोकन तेजी से बढ़े, सीधे ओरिजिनल लो रैंक सिल्वर से क्वासी गोल्ड रैंक तक पहुंच गए। गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन बनने से बस एक कदम दूर। हालांकि यह छोटा सा कदम कभी कभी एक ऐसी खाई बन सकता है जिसे पार नहीं किया जा सकता।
अगर वे इसे पार नहीं कर पाते तो क्वासी गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन भी उन्हें तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर चढ़ने और 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने की क्वालिफिकेशन हासिल करने की इजाजत नहीं देता। तीर्थयात्रा माउंटेन पीक खुलने में ज्यादा समय नहीं बचा था। केशव और बाकी तीनों की ताकत को देखते हुए इतने कम समय में उनके क्वासी गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन को गोल्ड रैंक में अपग्रेड करना काफी मुश्किल होता। इसलिए यश ने मदद करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में यश की मदद से केशव, तान्या, उदय और तपन ने अपने क्वासी गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन को गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर लिया। इस तरह तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर कदम रखने और 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने की योग्यता हासिल कर ली। तीर्थयात्रा माउंटेन पीक खुल गया है। जिनके पास गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन है वे अंदर जा सकते हैं। जिस दिन केशव और बाकी तीनों ने अपने तीर्थयात्रा टोकन को गोल्ड रैंक में अपग्रेड किया था, उसके अगले दिन अचानक एक तेज आवाज गूंजी जिसने पूरे तीर्थयात्रा माउंटेन को कवर कर लिया। अगले ही पल तीर्थयात्रा माउंटेन के अंदर सबसे ऊंची चोटी पर अचानक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। उस पहाड़ी चोटी से एक तेज, शानदार और पवित्र आभा तूफान की तरह निकली जिससे लोग अनजाने में कांप उठे और हैरानी से देखने लगे। वह जगह यह सच में तीर्थयात्रा माउंटेन पीक थी। तीर्थयात्रा माउंटेन पीक को देखकर जिससे पवित्र और शानदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, तीर्थयात्रा माउंटेन के अंदर मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत अलग अलग तरह के भाव दिखाए, कुछ उत्साहित, कुछ निराश। यह उत्साह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि उन्हें गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन मिले थे और वे 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, जबकि निराशा इसलिए थी क्योंकि उन्हें तीर्थयात्रा टोकन नहीं मिले थे और उन्हें बाहर होना पड़ता। तीर्थयात्रा माउंटेन पीक आखिरकार खुल गया है। 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने का मतलब है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाने का मेरा आधा प्लान पूरा हो गया है। यश चुपचाप तीर्थयात्रा माउंटेन पीक को देख रहा था और उसकी गहरी आंखों में एक्साइटमेंट की एक झलक दिखी। यह बहुत बढ़िया है। हम तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर जा सकते हैं। केशव और बाकी तीनों ने तीर्थयात्रा माउंटेन पीक को देखा। वे इतने एक्साइटेड थे कि लगभग रो पड़े। शुरू में उनकी ताकत के हिसाब से तीर्थयात्रा माउंटेन तक पहुंचना ही उनकी लिमिट थी और उनके लिए तीर्थयात्रा माउंटेन का टेस्ट पास करना और 4 महान पवित्र जगहों में शामिल होने की योग्यता पाना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन अब उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था, तो वे उत्साहित कैसे न होते। बिल्कुल। केशव और बाकी तीनों भी जानते थे कि इस पॉइंट तक पहुंचने की उनकी काबिलियत पूरी तरह यश की वजह से थी। उन्होंने तुरंत शुक्रगुजार होकर उसकी तरफ देखा। ठीक है, अब और फालतू बातें नहीं। चलो तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर चलते हैं, यश ने बेपरवाही से कहा। फिर अपना तीर्थयात्रा टोकन निकाला और उसमें प्राइमल क्यूई की एक धारा प्रवाहित की। उसके हाथ में तीर्थयात्रा टोकन थोड़ा कांपने लगा और फिर एक बड़ी सुनहरी रोशनी बाढ़ की तरह निकली जिसने उसके शरीर को ढक लिया और उसे एक सुनहरे इंद्रधनुष में बदल दिया जो तीर्थयात्रा माउंटेन पीक की ओर बढ़ गया। उसी समय केशव और बाकी तीनों ने भी वैसा ही किया, अपने तीर्थयात्रा टोकन निकाले। सुनहरी रोशनी बढ़ी जो 4 सुनहरे इंद्रधनुषों में बदल गई जो यश के पीछे पीछे तीर्थयात्रा माउंटेन पीक की ओर बढ़ रहे थे। हुश, हुश, हुश। इसी समय तीर्थयात्रा माउंटेन के अंदर अलग अलग जगहों से सुनहरे इंद्रधनुष भी निकले जो तीर्थयात्रा माउंटेन पीक की ओर बढ़ रहे थे। एक पल में पहले खाली और साफ आसमान चमकदार सुनहरे इंद्रधनुषों से भर गया जो एक के बाद एक आसमान में फैल रहे थे, जैसे सुनहरे उल्कापिंडों की बौछार हो रही हो। यह नजारा काफी शानदार था।
5 मिनट बाद यश और बाकी 4 लोग तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर पहुंचे। यह एक पहाड़ की चोटी थी, जैसे तलवार के एक ही वार से उसे चपटा कर दिया गया हो, जिससे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था। प्लेटफॉर्म की सतह एक तरह की सख्त चट्टान से बनी थी, जिससे एक हल्की पुरानी आभा निकल रही थी। प्लेटफॉर्म की चारों दिशाओं में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर में 4 बड़े बड़े पत्थर के प्लेटफॉर्म भी बनाए गए थे। हर पत्थर के प्लेटफॉर्म पर कई लोग बैठे थे, खासकर हर प्लेटफॉर्म पर आगे चल रहे 4 लोग, जिनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग और पृथ्वी भी उनसे डरते थे। वे निश्चित रूप से मार्शल एम्परर दायरे के विशेषज्ञ थे। हर पत्थर के प्लेटफॉर्म के सामने एक पत्थर की पट्टिका रखी थी, जिस पर सुंदर बहने वाले अक्षर लिखे थे, जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद विशेषज्ञ की पहचान बताते थे। पूर्वी पत्थर की पट्टिका पर लिखा था स्टार प्लकिंग होली गेट, दक्षिणी पत्थर की पट्टिका पर लिखा था 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल, पश्चिमी पत्थर की पट्टिका पर लिखा था 9 यांग डिवाइन पैलेस और उत्तरी पत्थर की पट्टिका पर लिखा था डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्टर। स्टार प्लकिंग होली गेट, 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल, 9 यांग डिवाइन पैलेस और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट, ये 4 महान शक्तियां और कोई नहीं बल्कि वे 4 महान पवित्र भूमि थीं जिन्होंने पूर्वी मार्शल डोमेन को हिला दिया था। उनके पास बहुत सारे ताकतवर लोग हैं और उनमें कई मार्शल एम्परर भी हैं। और मेरा अंदाजा है कि यह 4 महान पवित्र जमीनों की ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि ईस्टर्न मार्शल डोमेन के पीक पर मौजूद 4 महान पवित्र जमीनों से उम्मीद थी, वे सच में बहुत खास हैं। यश की नज़र 4 पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पड़ी और उसने मन ही मन तारीफ की। इसके बाद यश की नज़र उस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पड़ी जहां उत्तर में डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस में सुप्रीम ब्लेड एम्परर से मिला था, तो उसने कहा था कि उसे उम्मीद है कि तीर्थयात्रा की लड़ाई पास करने के बाद यश डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हो जाएगा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट पर खास ध्यान दिया। एक भौं उठाकर यश ने उस दुश्मनी भरी ठंडी नजर का पीछा किया और भीड़ से गुजरते हुए उसने एक पुराने जान पहचान वाले को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि युग था। जैसा कि यश ने उम्मीद की थी, हालांकि युग का तीर्थयात्रा टोकन एक बार ब्रॉन्ज के सबसे निचले रैंक पर गिर गया था, अपनी ताकत से वह कुछ ही दिनों में उसे वापस ऊपर लाने में कामयाब रहा और एक कदम और आगे बढ़कर गोल्ड रैंक तक पहुंच गया और तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर कदम रखने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। युग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सबक याद रहेगा और तुम मुझे फिर से नहीं उकसाओगे, नहीं तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। यश ने मजाक उड़ाया, फिर अपनी नजरें हटा लीं। युग, जो उससे हार गया था, अब उसके लिए चिंता का विषय नहीं था। सब लोग। तभी आसमान से एक शानदार आवाज आई। सबने ऊपर देखा और एक बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र के अप्रेजर को आसमान में तैरते हुए देखा, जो वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट को बेपरवाही से देख रहा था। यह पर्पलक्लॉड वाला अधेड़ उम्र का अप्रेजर कोई और नहीं बल्कि वही पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर था जिससे वह पहले तीर्थयात्रा माउंटेन के बाहर मिला था। पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर ने बेरुखी से कहा, गोल्ड रैंक तीर्थयात्रा टोकन पाने के लिए आप सभी को बधाई। साथ ही आपने 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने की योग्यता भी हासिल कर ली है। जल्द ही आप आजादी से चुन पाएंगे कि 4 महान पवित्र भूमि में से किस में शामिल होना है। यह बहुत बढ़िया है। हम आखिरकार 4 महान पवित्र भूमि में शामिल हो सकते हैं। मैं स्टार प्लकिंग होली गेट चुनना चाहता हूं, क्योंकि स्टार प्लकिंग होली गेट अब 4 महान पवित्र भूमि में सबसे मजबूत है। हालांकि स्टार प्लकिंग होली गेट मजबूत होने के बावजूद इसमें बहुत सारे जीनियस और बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
मेरे एप्टीट्यूड को देखते हुए मुझे डर है कि अगर मैं इसमें शामिल होता हूं तो मेरी वैल्यू नहीं होगी। 9 यान डिवाइन पैलेस और 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल अच्छे ऑप्शन हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बातें सुनते ही सब लोग तुरंत जोश में बात करने लगे। अपने आसपास हो रही बातें सुनकर यश की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, क्योंकि इन मार्शल आर्टिस्ट में से जो जोश में इस बात पर बात कर रहे थे कि किस होली लैंड में शामिल होना है, बहुत कम लोगों ने डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने का इरादा दिखाया। इस अजीब सिचुएशन ने यश को क्यूरियस कर दिया। क्या वजह थी कि इतने कम मार्शल आर्टिस्ट डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने को तैयार थे? अगर आपको नहीं पता तो पूछना अच्छी आदत है, और यश ने हमेशा इसे बनाए रखा है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अपने पास खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट के पास गया। यश ने उत्सुकता से पूछा, भाई, क्या तुम जानते हो कि इतने सारे लोग डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने को क्यों तैयार नहीं हैं? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? मार्शल आर्टिस्ट ने जवाब नहीं दिया, बल्कि हैरानी से यश को देखा। यश मुस्कुराया और कहा, मैं काफी दूर के इलाके से आता हूँ, इसलिए मुझे 4 महान पवित्र भूमि के बारे में बहुत कम पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बताने में हिचकिचाओगे नहीं, भाई। बोलते हुए उसने अपने स्टोरेज स्पेस से हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का ढेर निकाला और उन्हें मार्शल आर्टिस्ट को दे दिया। यश को यह कहते हुए सुनकर कि वह एक दूर के इलाके से आया है, मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत नफरत दिखाई, लेकिन उसने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर कोई भी जो गोल्ड ग्रेड तीर्थयात्रा टोकन को कंडेंस करके तीर्थयात्रा माउंटेन पीक तक पहुंच सकता था, वह कोई आसान कैरेक्टर नहीं था। साथ ही स्पिरिट स्टोन्स के ढेर को देखते हुए उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें ब्लेड एम्परर एरा के बारे में पता होना चाहिए, है ना? बेशक मुझे यह पता है। सो कॉल्ड ब्लेड एम्परर एरा उस एरा को बताता है जब सुप्रीम ब्लेड एम्परर मौजूद थे। सुप्रीम ब्लेड एम्परर की चमक बहुत ज्यादा थी, जिससे वह हजारों सालों में ईस्टर्न मार्शल डोमेन में मार्शल सम्राट रियल्म तक पहुंचने वाले पहले सुपर विशेषज्ञ बन गए। ईस्टर्न मार्शल डोमेन छोड़ने के बाद कई मार्शल आर्टिस्ट्स ने सुप्रीम ब्लेड एम्परर की याद में उनके काम के समय को ब्लेड एम्परर एरा नाम दिया। यश के चेहरे पर कंफ्यूजन और बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ब्लेड एम्परर एरा का डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के इस हद तक गिरने से क्या लेना देना है कि कोई भी उसमें शामिल होने को तैयार नहीं था। यश की उलझन देखकर मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, जब सुप्रीम ब्लेड एम्परर थे तो ईस्टर्न मार्शल डोमेन में उनका कोई मुकाबला नहीं था, वे एकदम टॉप विशेषज्ञ थे। उनके जैसे ही ज़माने की युवा पीढ़ी उनसे बुरी तरह दबी हुई थी, लगभग सांस भी नहीं ले पा रही थी। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट भी उस समय सुप्रीम ब्लेड एम्परर की वजह से 4 महान पवित्र भूमि में सबसे ऊपर पहुंच गया था और बहुत शान से जी रहा था। हालांकि इसी वजह से डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के भविष्य में गिरावट के बीज बोए गए थे। सुप्रीम ब्लेड एम्परर के ईस्टर्न मार्शल डोमेन छोड़ने के दशकों बाद युवा पीढ़ी के वे लोग जो कभी उनसे दबे हुए थे, मशहूर हुए। उनमें से ज्यादातर दूसरी 3 महान पवित्र भूमि के जीनियस थे, और ये उभरते हुए युवा लोग असल में अपनी अपनी पवित्र भूमि के ऊंचे पद वाले सदस्य बन गए। जब वे युवा थे तो सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने उन्हें बुरी तरह दबाया था, इसलिए जाहिर है वे उनसे नाराज थे। सुप्रीम ब्लेड एम्परर के जाने के बाद भी यह नफरत खत्म नहीं हुई, इसके बजाय यह डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में चली गई, जहां सुप्रीम ब्लेड एम्परर का कब्जा था। अगर सुप्रीम ब्लेड एम्परर अभी भी डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में होते तो वे लोग जाहिर है कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम ब्लेड एम्परर पहले ही जा चुके थे, इसलिए 3 महान होली लैंड्स के ऊंचे पद वाले सदस्य बिना किसी झिझक के डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को दबाने के लिए एक हो गए।
डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट काफी प्रभावशाली था। 3 महान होली लैंड्स के मिलकर दबाने पर यह सिर्फ 4 महान होली लैंड्स के हेड के पद से गिरा। इसकी ताकत अभी भी 4 महान होली लैंड्स में दूसरे नंबर पर थी। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में कोई भी शामिल होने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि एक बार जब आप डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य बन जाते हैं तो आपको बाकी 3 महान होली लैंड्स के शिष्य मिलकर दबाएंगे और धमकाएंगे। जब तक आपको भरोसा न हो कि आप सुप्रीम ब्लेड एम्परर जैसे बेमिसाल इंसान बन सकते हैं, वरना ऐसा न करना ही बेहतर है। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुनो। तो ऐसा ही है। यश के चेहरे पर एहसास का भाव था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि इतने कम लोग डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने को क्यों तैयार थे। 3 महान पवित्र भूमि ने सच में बेरहमी से काम किया, जैसे धीरे धीरे एक मेंढक को उबालना डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को धीरे धीरे खत्म करने का इरादा था। एक फोर्स के लिए सबसे जरूरी क्या है? टॉप विशेषज्ञों के अलावा फ्रेश ब्लड होता है। जब पुरानी पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है और उसे संभालने के लिए कोई युवा पीढ़ी नहीं होती तो सबसे बड़ी फोर्स भी खत्म हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। 3 महान पवित्र भूमि मिलकर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को दबाती हैं और उनके चेले भी मिलकर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के चेलों को धमकाते और दबाते हैं, जिससे कोई भी डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह शॉर्ट टर्म में डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट पर शायद ज्यादा असर न पड़े, लेकिन समय के साथ कई तरह की दिक्कतें सामने आएंगी और उस समय यह इसके पतन की असली शुरुआत होगी। यह सोचकर यश की आंखें चमक उठीं और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने के अपने फैसले को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई। हालांकि उसके पास सुप्रीम ब्लेड था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर जैसा बेमिसाल विशेषज्ञ जरूर बन पाएगा। अगर वह इतना बेमिसाल विशेषज्ञ नहीं बन पाता तो 3 ग्रेट होली लैंड्स के दबाव का सामना करना नामुमकिन होता। उस समय चाहे वह कितना भी जीनियस क्यों न हो, उसका नतीजा शायद बुरा ही हो सकता था। हालांकि हिचकिचाहट का यह निशान यश ने जल्दी ही मिटा दिया। एक सच्चा आदमी अपनी बात रखता है। चूंकि उसने सुप्रीम ब्लेड एम्परर से डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने का वादा किया था, तो उसे यह करना ही था। अगर उसे पता था कि डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने में खतरे और परेशानियां हैं और उसने पीछे हटने का फैसला किया, तो उसे सुप्रीम ब्लेड सोल इस्तेमाल करने का क्या हक था? इस युवा मास्टर ने अपनी यात्रा में अनगिनत खतरों का सामना किया है, और क्या उसने उनमें से हर एक को पार नहीं किया है? उस समय सुप्रीम ब्लेड एम्परर अकेले ही 3 ग्रेट होली लैंड्स को दबा सकता था। मेरे पास जो सुप्रीम ब्लेड सोल है वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल है और उसमें ज्यादा पोटेंशियल है। सुप्रीम ब्लेड एम्परर जैसा बेमिसाल विशेषज्ञ बनने की अभी भी बहुत उम्मीद है। अच्छा होगा कि वे 3 ग्रेट होली लैंड्स इस यंग मास्टर को उकसाएं नहीं। अगर वे मुझे उकसाने की हिम्मत करते हैं तो इस यंग मास्टर को सुप्रीम ब्लेड एम्परर के उस समय के बर्ताव से सीखने और 3 ग्रेट होली लैंड्स को अकेले दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। यश के दिल में एक बहादुरी का जोश मेरे अलावा और कौन का एहसास उमड़ पड़ा। बस बस बस। जैसे ही यश के मन में यह ख्याल आया, उसके दिमाग में रहने वाली सुप्रीम ब्लेड सोल अचानक थोड़ी कांपी और फिर और भी सॉलिड हो गई। इस खोज ने यश को हैरान और खुश किया, साथ ही उसे थोड़ा कंफ्यूज भी किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुप्रीम ब्लेड सोल अचानक सॉलिड कैसे हो जाएगी। यश एक जीनियस था और ध्यान से सोचने के बाद वह समझ गया कि क्या हो रहा है। यह उसके पहले कहे गए बोल्ड शब्दों से जुड़ा होना चाहिए। एक ब्लेड सोल एक मार्शल आर्टिस्ट के जरूरी सार, क्यूई और स्पिरिट से जुड़ा होता है।
ज्यादा सही कहें तो ब्लेड सोल के अंदर की इच्छा मार्शल आर्टिस्ट के जरूरी सार, क्यूई और स्पिरिट से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल में सब कुछ नष्ट करने की इच्छा होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट के जरूरी सार, क्यूई और स्पिरिट को भरोसा होना चाहिए कि वे डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की इच्छा को बनाए रखते हुए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। जब जरूरी सार, क्यूई और स्पिरिट ब्लेड सोल की इच्छा के साथ मिल जाते हैं, तभी डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की पूरी शक्ति बाहर आ सकती है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ सकती है। और सुप्रीम ब्लेड सोल के अंदर की इच्छा है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मैं ही एकमात्र सुप्रीम हूँ। यश ने अभी अभी एक बड़ी घोषणा की थी। वह उस पद पर पहुंचना चाहता था जो कभी सुप्रीम ब्लेड एम्परर का था, ताकि वह खुद ही 3 महान पवित्र भूमि को दबा सके और पूर्वी मार्शल डोमेन पर राज कर सके। इस तरह का जरूरी तत्व क्यूई और आत्मा कुछ हद तक सुप्रीम ब्लेड सोल की इस मजबूत इच्छा के मुताबिक था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मैं ही एकमात्र सुप्रीम हूँ, जिसने सुप्रीम ब्लेड सोल के ठोस होने में मदद की। सुप्रीम ब्लेड सोल फिर से ठोस होने के बाद धीरे धीरे स्थिर हो गया था। इसे और भी स्थिर बनाने के लिए थोड़ी देर और साधना करने के बाद यश दुश्मनों का सामना करने के लिए सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता था। जैसे ही यश सुप्रीम ब्लेड सोल के और ठोस होने से मन ही मन खुश हुआ, उसके कानों में चीखें गूंजीं। देखो, कोई और तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर पहुंच गया है। लगता है यह 3 महान क्वासी किंग्स हैं। आवाजें सुनकर यश ने तुरंत ऊपर देखा और आसमान में 3 बड़ी सुनहरी रोशनियां देखीं, जो 3 सुनहरे ड्रैगन की तरह बहुत ही तेज रफ्तार से तीर्थयात्रा माउंटेन पीक की ओर बढ़ रही थीं, और उनका ऑरा हर चीज पर दिख रहा था। जल्द ही वे 3 बड़ी सुनहरी रोशनियां अनगिनत आंखों के सामने तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर उतरीं। सुनहरी रोशनी फैल गई, जिससे 3 आकृतियां दिखाई दीं, 2 पुरुष और 1 महिला। बाईं ओर वीर नाम का एक बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट युवक था, जो वेस्ट मार्शल डोमेन के एक पुराने मार्शल दाओ परिवार से था। दाईं ओर दानिश नाम का एक सुनहरे कपड़े पहने युवक था, जो ईस्टर्न मार्शल डोमेन से आया था। बीच में बैठी महिला ने सफेद ड्रेस पहनी थी, लंबी और पतली, ऐसी खूबसूरती कि शहरों को गिरा सकती थी। उसके नाजुक शरीर से लगातार ठंडी आभा की लहरें निकल रही थीं, जो ब्रह्मांड को जमा देने में काबिल लग रही थीं, जिससे लोगों को ऐसा डरावना एहसास हो रहा था जैसे उसके पास जाने से ही वे जम जाएंगे। इस औरत का नाम आइस मून फेरी था, और वह भी ईस्टर्न मार्शल डोमेन से आई थी। वीर, दानिश और आइस मून फेरी 3 महान क्वासी किंग थे, जो इस तीर्थयात्रा युद्ध में लोगों से ऊपर गर्व से खड़े हुए और युवा पीढ़ी के शिखर पर खुद को स्थापित किया। वीर, दानिश और आइस मून फेरी के शरीर से लगातार शक्तिशाली ऑरा फैल रही थी, जो आसमान और धरती पर फैल रही थी, जिससे वहां मौजूद कई युवा मार्शल आर्टिस्ट को ऐसा लग रहा था जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कोई पुराना दिव्य पहाड़ उनके दिलों पर दबाव डाल रहा हो। यश ने हमेशा 3 महान क्वासी किंग्स के बारे में सुना था, और अब जब वे वहां थे तो उसे स्वाभाविक रूप से एक नजर डालनी ही थी। न देखना ठीक था, लेकिन एक बार जब उसने देखा तो यश की पुतलियां अचानक तेजी से सिकुड़ गईं, और उसके दिमाग में बस एक ही बात रह गई, ये 3 युवा लोग डरावने हैं। चाहे वह वीर हो, दानिश हो या आइस मून फेरी हो, उनसे निकलने वाली आभा मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल पीक से भी ज्यादा थी। हालांकि वे अभी भी मार्शल किंग रेन से कुछ दूरी पर थे। क्वासी किंग क्या होता है? मार्शल किंग के नीचे और मार्शल ग्रैंड मास्टर रेन के ऊपर वह एक क्वासी किंग है, जिसका मतलब है हाफ स्टेप किंग। बस एक और हाफ स्टेप और वीर, दानिश और आइस मून फेरी असली मार्शल किंग, मार्शल डाओ किंग बन जाएंगे। लेकिन हालांकि वे सभी क्वासी किंग थे,
लेकिन उनके लेवल में फर्क लग रहा था। वीर और दानिश एक ही लेवल पर थे, जबकि आइस मून फेरी उन दोनों से ज्यादा ताकतवर थी, हालांकि ज्यादा नहीं। यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर वह गलत नहीं था, तो यह आइस मून फेरी 3 महान क्वासी किंग की लीडर होनी चाहिए। इस समय कई लोगों की नजरें आसमान में 3 महान क्वासी किंग की आकृतियों पर टिकी थीं, और ज्यादातर लोग आइस मून फेरी को देख रहे थे। उनकी निगाहें बेबसी, तारीफ और चाहत से भरी हुई थीं। लाचारी जाहिर है इसलिए थी क्योंकि एक औरत असल में उन बड़े आदमियों को दबा रही थी, और तारीफ जाहिर है इसलिए भी थी क्योंकि आइस मून फेरी एक औरत के तौर पर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी जिसे कई आदमी हासिल नहीं कर सकते थे। जहां तक चाहत की बात है, कौन ऐसी औरत के लिए नहीं चाहेगा जो खूबसूरत भी हो और बहुत ताकतवर भी। जैसे ही सबके मन में अलग अलग ख्याल आए, पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर की बेपरवाह आवाज सुनाई दी, अब जब सब आ गए हैं तो मैं कुछ और बातें कहूंगा। हालांकि तुमने 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, यह सिर्फ एक पवित्र भूमि में एक आम सच्चा शिष्य बनने की क्वालिफिकेशन है। अगर तुम ऊंचा दर्जा पाना चाहते हो तो तुम तीर्थयात्रा पीक बैटल में हिस्सा ले सकते हो। अगर तुम तीर्थयात्रा पीक बैटल में अच्छे नतीजे लाते हो तो पवित्र भूमि में शामिल होने के बाद पवित्र भूमि के बड़े अधिकारी तुम्हारे परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय करेंगे कि तुम्हें कौन सा दर्जा मिल सकता है। पवित्र भूमि में अगर किसी का रुतबा ऊंचा है तो उसे मिलने वाले कल्टीवेशन रिसोर्स ज्यादा होंगे। इसलिए अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो तीर्थयात्रा पीक बैटल में हिस्सा लें। बेशक आपके लिए हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, यह अपनी मर्जी से है। अगर आप हिस्सा लेने को तैयार हैं तो जरूर लें। अगर नहीं तो आप अभी 4 महान पवित्र भूमि पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और तीर्थयात्रा पीक बैटल खत्म होने के बाद आप किसी पवित्र भूमि पर जा सकते हैं। बैंगनी कपड़ों वाले मार्शल सम्राट की नजर नीचे भीड़ पर पड़ी जब वह आराम से बोल रहे थे। 4 महान पवित्र भूमि का यह कदम बहुत समझदारी भरा था। यह सब जानते हैं कि एक जीनियस के लिए सबसे जरूरी स्टेज उनकी जवानी होती है। इस स्टेज के दौरान उन्हें अपनी पूरी क्षमता को बाहर निकालने के लिए जोरदार तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में मार्शल दांव पर और आगे बढ़ सकें। अगर कोई जीनियस अधेड़ उम्र या बुढ़ापे तक इंतजार करता है तो वह जीनियस नहीं रहता, और चाहे कितने भी रिसोर्स खर्च कर दिए जाएं, उन्हें तैयार करना नामुमकिन होगा। इसलिए 4 महान पवित्र भूमि ने यह तीर्थयात्रा पीक बैटल ऑर्गेनाइज किया ताकि तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर पहुंचे इन जीनियस मार्शल आर्टिस्ट को चुनने का मौका मिल सके, ताकि पवित्र भूमि पर लौटने के बाद उन्हें की पॉइंट्स के तौर पर तैयार किया जा सके। तीर्थयात्रा पीक बैटल। बैंगनी कपड़ों वाले मार्शल सम्राट की बातें सुनकर यश की आंखें चमक उठीं। अभी उसके पास जो ताकत है उससे अगर वह तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर पहुंचने वाले टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट में से नहीं भी था तो भी वह पक्का फर्स्ट रेट था। इतनी ताकत के साथ वह एक पवित्र भूमि में एक आम सच्चा शिष्य बनकर कैसे खुश हो सकता था। तुरंत यश की नजर तेज हो गई और उसने इस तीर्थयात्रा पीक बैटल में हिस्सा लेने का फैसला किया। मैं हिस्सा लूंगा। मैं भी हिस्सा लूंगा। यश ही अकेले नहीं थे जो तीर्थयात्रा बैटल में हिस्सा लेना चाहते थे, कई दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया। आखिर तीर्थयात्रा बैटल में हिस्सा लेने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई किस्मत से अच्छी रैंकिंग हासिल कर लेता तो होली लैंड में शामिल होने पर उसका स्टेटस भी बढ़ सकता था। इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ा जा सकता था? बिल्कुल, हर कोई हिस्सा लेने को तैयार नहीं था।
कुछ मार्शल आर्टिस्ट ने तीर्थयात्रा बैटल में हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि वे अपनी लिमिटेशन जानते थे और वे अपनी ताकत से तीर्थयात्रा पीक बैटल में कभी कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे बस खुद को बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर नहीं गए। ठीक है, जो मार्शल आर्टिस्ट तीर्थयात्रा बैटल में हिस्सा लेना चाहते हैं, अब आधे घंटे के लिए यहीं आराम करें। जो मार्शल आर्टिस्ट तीर्थयात्रा बैटल में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वे अब अपनी पसंदीदा होली लैंड में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बैंगनी कपड़ों वाले मार्शल सम्राट ने सिर हिलाया और कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सब लोग तुरंत पालथी मारकर बैठ गए, फिर हाथ की मुहरें बनाने लगे और आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन क्यूई को सोखने लगे ताकि तीर्थयात्रा माउंटेन में पिछले कंजम्पशन से उबर सकें और अपनी हालत सुधार सकें, ताकि वे अपनी पीक स्टेट में आने वाली तीर्थयात्रा पीक लड़ाई का सामना कर सकें। यश भी पालथी मारकर बैठ गया, धीरे से अपनी डिवोरिंग मिस्ट्रीज को एक्टिवेट करते हुए अपनी हालत सुधारने के लिए भेल की तरह आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन क्यूई को निगल गया। तभी तीनों क्वासी किंग्स की बातें सबके कानों में गूंजी। आइस मून फेरी, पिछली बार मैं तुमसे हारना बिल्कुल नहीं चाहता था। मुश्किल कल्टीवेशन के बाद मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा आइस मून डिवाइन कैनन ज्यादा पावरफुल है या मेरा हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी ज्यादा पावरफुल है। वीर के मुंह से बैटल इंटेंट से भरी आवाज आई। हालांकि उसके बगल में मौजूद दानिश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी बैटल इंटेंट का जोश था, जो साफ तौर पर आइस मून फेरी से मुकाबला करने के लिए बेताब था। हालांकि इन बातों से ऐसा लग रहा था कि न तो वीर और न ही दानिश ने आइस मून फेरी के अलावा किसी और पार्टिसिपेंट को अपना विरोधी माना। उन्होंने उन्हें अपनी आंखों में भी नहीं देखा। यह रवैया काफी घमंडी और अकड़ू था, फिर भी किसी ने नाखुश होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इन दो क्वासी किंग्स वीर और दानिश की ताकत और रुतबे को देखते हुए उन्हें सच में घमंडी और अकड़ू होने का हक था। जैसी तुम्हारी मर्जी, आइस मून फेरी ने कम से कम शब्दों में कहा। आइस मून फेरी का स्वभाव ठंडा था और उसे दूसरों से बात करना पसंद नहीं था। वीर और दानिश भी अलग थलग जीनियस थे। वे सबकी नजरों के नीचे कैसे बात कर सकते थे? इसलिए उन तीनों ने शांत हाव भाव बनाए, चुप रहे और माहौल शांत हो गया। जल्द ही 1 घंटा शांति से बीत गया। वॉइड रियल्म में मंडरा रहे पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने कहा, अब यह एम्परर तुम्हें नंबर प्लेट बांटेगा। बाद में यह एम्परर लड़ाई के लिए रैंडमली 2 नंबर चुनेगा। तीर्थयात्रा पीक बैटल में कोई नियम नहीं है, कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक तुम अपने अपोनेंट को नहीं मारते। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और अचानक उसकी हथेली पटाखे की तरह खिल उठी। रोशनी की अनगिनत धाराएं सीटी बजाती हुई, जैसे बिजली हवा में चमक रही हो, नीचे मार्शल आर्टिस्ट की ओर दौड़ रही हो। थप्पड़, क्रैक। यश ने एक हाथ से रोशनी की एक धारा पकड़ी, उसे धीरे से कुचला, जिससे एक नंबर प्लेट दिखाई दी। वह नंबर 538 था। उसी समय दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने भी अपनी नंबर प्लेट ले ली। जब सभी को अपनी नंबर प्लेट मिल गई, तो पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने लापरवाही से अपने स्टोरेज स्पेस में हाथ डाला, 2 एक जैसी नंबर प्लेट निकाली, उन पर एक नजर डाली, फिर नीचे भीड़ पर नजर डाली और बेपरवाही से कहा, नंबर 1 आइस मून फेरी बनाम नंबर 567 लवेश। क्या? पहला मैच आइस मून फेरी का दिखना है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आसपास से हैरानी की आवाजें आ रही थीं। सबके सबकॉन्शियस मन में उन्हें लगता था कि 3 क्वासी किंग्स ही मेन अट्रैक्शन हैं।